पंडित सुंदर शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन का आगे का देखेंगे। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पिछले स्लाइड में या फिर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि थ्योरम किए थे। एक मोसेस थ्योरम किए थे, एक डार्बॉक्स थ्योरम किए थे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी थ्योरम किए हैं। ठीक है, और नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी भी देख चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो उसको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूटी होना पड़ेगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, लेकिन कंटिन्यूस ही सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स को भी देखे थे कि ये फंक्शन तो कंटिन्यूस था जीरो पे, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था। अब आगे हम लोग इसी कड़ी में एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम ये है कि माना फलन एफ अंतराल ए बी में अवकलनीय है तथा एफ डैश ए तथा एफ डैश बी विपरीत चिन्ह रख रहा है, अपोजिट साइन रख रहा है, तब बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ए बी में कि वह हमारा क्या होगा, एफ डैश सी उस पॉइंट पे जीरो होगा। ठीक है, उसी पॉइंट पे आइए देखिए। ठीक है, एफ डी से विपरीत चिन्ह रख रहा है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए कि अगर मान ली जाए दोनों निगेटिव साइन है, विपरीत चिन्ह, मतलब यहाँ पे मैं अगर एफ ऑफ ए ले लिया तो यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए एफ ऑफ बी ले लिया। यहाँ पे एफ ऑफ ए है और यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ बी है। तो देखिए बीच में एक पॉइंट यहाँ पे ये ए है ना, ये क्या पॉइंट है, ए है, और ये पॉइंट मान लीजिए कौन सा पॉइंट है, बी है। ठीक है, तो यह देखिए बीच में एक बार रूट रखना, कहने का मतलब ये होता है कि वो एक्स एक्सिस को कर्व क्या करेगा, कट कर रहा है। तो ये पॉइंट मान लीजिए सी है। ठीक है, तो हमको एक एफ टेस सी मिलेगा ही मिलेगा, एफ सी मिलेगा, जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक और होता है प्रॉपर्टी कि अगर दोनों विपरीत है तो एक हमको कर्व मिलेगा जहाँ पे टेंजेंट जीरो हो, डेरिवेटिव जीरो होगा, मतलब उस पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो फंक्शन का उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, देखिए प्रूफ में आते हैं, चूंकि एफ डेस ए एफ डेस बी के चिन्ह विपरीत है, अतः माना कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। ठीक, जो हमारा एफ ऑफ एफ जो है फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल ए बी में क्या अवकलनीय है, अवकलनीय है मतलब वो क्या होगा, सतत भी होगा। तो बाउंडेशनेस थ्योरम से क्या हो जाएगा जी, वो परिबद्ध होगा, मतलब अपने सुप्रीमम मान और इन्फीमम मान को क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। ठीक है, तो सुप्रीमम मान और इन्फीमम मान को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो मान लीजिए एम और एम उसके क्रमशः क्या है, निम्नक और उच्चक है। निम्नक मतलब इन्फीमम, उच्चक मतलब क्या, सुप्रीमम। तो एफ ऑफ सी बराबर क्या मिल गया, एम मिल गया, एफ ऑफ डी बराबर एम मिल गया। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग दो पॉइंट मान लिए हैं क्लोज इंटरवल ए बी में सी और डी, कि जो इस प्रकार से है कि भाई एफ ऑफ सी में अपने सुप्रीमम वैल्यू को रख रहा है और एफ ऑफ डी में अपने इन्फीमम वैल्यू को रख रहा है। सिंस अब एफ डेस ए जो है ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे देखिए कंडीशन जो पहला मान के चले थे। ठीक है, तो एफ डेस सी क्या है हम लोग का, ग्रेटर देन जीरो, अतः उसके दक्षिण में भी क्या होगा, वो वही सेम साइन रखेगा। हम लोग अभी देखे थे कि अगर किसी पॉइंट पे वो ग्रेटर देन जीरो है तो उसके नेबरहुड में भी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो रखेगा ही रखेगा। ठीक है, अब देखिए तो एफ ऑफ एक्स जो होगा, एफ ऑफ ए हमेशा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बड़ा रहेगा क्योंकि इंक्रीजिंग वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये वर्धमान है, इंक्रीजिंग, उसी बात को जो अभी बोला हूँ उसी को यहाँ पे दिखा दिए। अब एफ डिस भी लेस देन जीरो है तो इस बार क्या होगा, मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान होगा। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी हो जाएगा। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू बी माइनस डेल्टा अप टू बी के लिए। और ये वाला प्रॉपर्टी किसके लिए हुआ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए कॉमा ए प्लस डेल्टा के लिए, ध्यान रखेंगे। अब देखिए एम जो है एफ का उच्चक है, मतलब सुप्रीमम है, तो ये तो भाई सभी वैल्यू से जितना भी है उससे बड़ा ही रहेगा। तो एम किससे होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से रहेगा। और एफ ऑफ एक्स से कौन बड़ा है, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, एफ ऑफ एक्स से कौन बड़ा है, एफ ऑफ एक्स से बड़ा, एफ ऑफ एक्स किससे बड़ा है, एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ ए से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए एम सबसे बड़ा है सारे के सारे एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स किससे बड़ा है, एफ ऑफ ए से। इंटरवल कौन सा है, ए और ए प्लस डेल्टा। वैसे इस वाले में आइए कि जो स्मॉल एम जो है हम लोग का, उस पर भी यही सेम काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा क्योंकि भाई वो सुप्रीमम है ना।
तो m बराबर क्या आ गया, एफ ऑफ सी, हम लोग मान के चले हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ सी से बड़ा है m, और ये किससे बड़ा है, एफ ऑफ बी से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला हमको कि c जो है ग्रेटर देन a है और c जो है लेस देन b है। मतलब हमारा जो a प्लस डेल्टा और b माइनस डेल्टा है, इसी के बीच में ही हम लोग का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए अब हमको दर्शाना है कि एफ डी सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अब एफ डी सी ग्रेटर देन जीरो है, मान लीजिए फिर से हम लोग टीचोटॉमी ला ही करेंगे। टीचोटॉमी ला क्या कहता है कि तीन कंडीशन मान के चलेंगे कि एफ डी सी ग्रेटर देन जीरो है, एफ डी सी लेस देन जीरो है, और एफ डी सी इक्वल टू जीरो है। अगर मान जाए दो कंडीशन ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो जाता है या फिर कंट्राडिक्ट मिलता है, तो जो एक कंडीशन बचेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हम लोग का ट्रू होता है। ये टिचोटॉमी लॉ कहलाता है, ठीक है। तो अब हम दिखाएंगे कि एफ डी सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। माना संभव है कि एफ डी सी ग्रेटर देन जीरो है, तब एफ सी और सी प्लस डेल्टा में क्या होगा, एग्जिस्टिंग मतलब इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। सी और सी प्लस डेल्टा में क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा ना। इस वाले पोर्शन में क्या रहेगा हम लोग का, जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो अपने एक राइट साइड के इंटरवल में क्या होगा, वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो सी जो है सी माइन सी प्लस वन सी वन और सी प्लस डेल्टा से क्या होगा, इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। और सी की किसी भी बड़ा पॉइंट के लिए भी फंक्शन को उसमें बड़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन एफ ऑफ सी क्या है, एम आ रहा है, तो एम किस पे मिलना चाहिए, ऐसे में तो एफ ऑफ सी पे सी वन पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में तो भाई एफ ऑफ डी सी वन पे ग्रेटर देन जीरो नहीं होना चाहिए। और हम लोग क्या मान के चले हैं, ये मान के चले हैं जो कि कंट्राडिक्ट आ गया ना। अतः अब मान के चलते हैं कि एफ डी सी क्या है हम लोग का, लेस देन जीरो है। अब एफ डी सी अगर लेस देन जीरो है तो इसमें क्या होगा, आसमान होगा, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। तो अगर फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया तो छोटे वैल्यूज के लिए बड़ा वैल्यू देगा, छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन का मान बड़ा आएगा। देखिए C2 छोटा है, C बड़ा है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू C2 पे बड़ा मिलेगा, C पे क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, क्योंकि फंक्शन क्या है हम लोग का, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो एफ ऑफ सी टू बराबर क्या मिल जाएगा, एम। लेकिन एफ ऑफ सी बराबर क्या है, एम दिया हुआ है। तो यह भी उच्चक होने का विरोधाभासक है ना, कि तुमको एक वैल्यू मिल रहा है जो एम से भी बड़ा है, और जबकि हम लोग मान के चले थे कि एम ही क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू है। तो ये भी क्या हो गया, तो चौथा भी कंट्राडिक्ट आ गया और पांचवा भी कंट्राडिक्ट आ गया। तो चौथा और पांचवा से क्या मिल गया हमको, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बना, एफ डी सी भी क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक मिला कि एफ डी सी हो गया क्या, जीरो, ठीक है। आगे नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोग बोलते हैं रोल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं, रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम सबसे पहली बात तो भी लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम का ही यह एक स्पेशल केस होता है। आगे हम लोग लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम भी देखेंगे। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर फंक्शन क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंडीशन, कंडीशन पहले देख रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है किसमें, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, डिफरेंशिएबल है। तथा तीसरा कंडीशन है कि जो इंटरवल है ना ए और बी, तो इन पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, बराबर होना चाहिए। तब एक पॉइंट मिलेगा सी इन ए बी सच दैट एफ डी सी बराबर जीरो। देखिए यहाँ पे ग्राफ देखो, ये मान लीजिए ये जो ग्राफ की बात हो रही है, देखिए ये ए और बी पॉइंट पे हम लोग का वैल्यू सेम आ रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या हम लोग का बी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम लोग का बी है भी, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो बीच में एक पॉइंट देखो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये वाला लाइन का करस्पॉन्डिंग देखो सी है, इस पे डेरिवेटिव क्या है, जीरो है। तो मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना, तो उसका स्लोप क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। देखिए और किसी लाइन का स्लोप जीरो कब होता है, जब वह एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ वह कितना डिग्री बना रहा है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और इसी के पैरेलल हो गया, तो ये तो हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया। अब इसी के पैरेलल एक लाइन है एल, ठीक है, तो इसका बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो और टेन थीटा ही उसका क्या होता है, स्लोप होता है। तो टेन जीरो कितना होता है, टेन जीरो मीन्स जीरो, ठीक है, ठीक है। तो यही हमारा रोल्स थ्योरम कहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका
एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोल्स थ्योरम का एक और ज्योमेट्रिकल अप्रोच दिया हुआ है बढ़िया से, ठीक है, इसको देखिए, ठीक है। State that if function ab is the continuous on ab and differentiable on ab and f of ab बराबर f of b, then there exists a c belong to ab such that f is equal to 0। देखिए यहाँ पे वही वाली बात है, पॉइंट ए पे भी वैल्यू बराबर है, पॉइंट बी पे भी वैल्यू बराबर है, तो इस ए और बी के बीच में हमको एक सी मिल गया, जिस पॉइंट पे क्या है जी, एफ डी सी। देखिए एफ डी सी क्या है, 0 है। मतलब इस पॉइंट पे जैसे वो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं ना, ये वाला लाइन को देखिए, गौर करिए, ये वाला लाइन को जो ग्रीन कलर में है एरो वाला, इसका स्लोप क्या आ रहा है, ये टेंजेंट है उस पॉइंट पे, ये किसके कौन से एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इस कारण से इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, रोज थ्योरम में ये पॉइंट यूनिक हो जरूरी नहीं है। देखिए जैसे कि मान लिया ये कर्व बना हुआ है ऐसा, तो ये देखिए ये पॉइंट पे 0, ये पॉइंट पे 0, तो यहाँ पे आ गया एक स्लोप, यहाँ पे आ गया एक स्लोप, यहाँ पे आ गया एक स्लोप, तो हमारा रोल्स थ्योरम एक से अधिक पॉइंट पे भी हमारा रोल्स थ्योरम जो है एक से अधिक पॉइंट पे भी सेटिस्फाई हो सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आपको हमको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कौन कौन से पॉइंट पे रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है इस फंक्शन का, उस पॉइंट को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये और एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच वही चीज मैं बोला, देखिए यहाँ पे जैसे कि एक ही पॉइंट मिला, ठीक है, रोल्स थ्योरम में एक ही पॉइंट मिला कि जिस पॉइंट पे हम लोग का फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। रोल्स थ्योरम पे मैं इतना बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जी, ध्यान रखेंगे, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि आपको फंक्शन का वैल्यू ए और बी पे सेम चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ए या मान ए का हो गया, ये मान क्या का हो गया, ये मान ए का हो गया, और ये मान बी का मान हो गया, दोनों बराबर। लेकिन देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिला C1 पे, यहाँ पे मिल गया C2 पे, ठीक है। वैसे ही हमको किस पे मिला, यहाँ पे C3 पे मिला है, मतलब C1 C2 C3, मतलब कितने पॉइंट पे यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा है, 3 पॉइंट पे। और यहाँ पे कितने पॉइंट पे हो रहा है, एक पॉइंट पे, मतलब मोर देन वन भी हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है। कर्व को भी क्या है, हमारे तीनों कंडीशन को बस सेटिस्फाई करना चाहिए, तो फिर रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका छोटा सा एक प्रूफ देख लेते हैं रोल्स थ्योरम का। टू प्रूव दिस वी कंसिडर्ड डिफरेंस केसेस बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। केस वन, इफ एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, माना कि एफ एक्स क्या हमारा एक अचर फलन है, तो अचर फलन होगा तो उसका डेरिवेटिव तो हर पॉइंट पे क्या होगा, अचर फलन कैसे बनता है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाला एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस है, तो अचर फलन ऐसे बनता है, कांस्टेंट का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, के, वाई बराबर के का ग्राफ है, वाई बराबर के। अब देखो किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसी लाइन पे लाइज करेगा, तो मतलब वो एक्स एक्सिस के पहला है, मतलब हर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, ठीक है। तो इट इज ऑब्वियस प्रूफ कि if fx is equal to k constant for all x's belong to closed interval ab, then its derivative fx is 0 for all x in the interval, ठीक है। इन दिस केस एनी पॉइंट सी इन ए बी सेटिस्फाई, वही में सारे के सारे पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब मान लिया के कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है और किसी क्लोज इंटरवल में ए बी में क्या है, हम लोग का कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो एक्सट्रीम वैल्यू से वो क्या करेगा, सुप्रीमम को भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम को भी एग्जिस्ट करेगा, रखेगा ही रखेगा, बिकॉज एफ इज नॉट कांस्टेंट एंड एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी एट लीस्ट वन ऑफ दिस एक्सट्रीम वैल्यू। भाई कांस्टेंट नहीं है तो कोई ना कोई इसमें से कोई ना एक फंक्शन क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यू होगा, कहने का मतलब या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, ठीक है। मस्ट अकर एक पॉइंट सी इनसाइड द ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, या फिर हम लोग का एक पॉइंट मिलेगा ए बी में, ठीक है। ए बी के अंदर वाले पॉइंट में भी हम लोग का एक्सट्रीमा मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सपोज मैक्सिमम अगर एट सी, अब मैक्सिमम अगर सी कर रहा है, सी किस में है, ए और बी के बीच में है। अब फंक्शन डिफरेंशिबल है तो सी पॉइंट पे भी क्या होगा, डिफरेंशिबल होगा। अब सी पॉइंट पे डिफरेंशिबिलिटी का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ए लेस देन सी लेस देन बी है, तो एफ ऑफ सी प्लस एच लेस देन एफ ऑफ सी हो जाएगा फॉर स्मॉल वैल्यू एच, दैट मीन्स सी एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी इज आल्सो लेस देन इक्वल टू
0. If we approach from the right hand derivative, from right side s tends to 0, that means f of c plus s minus f of c is already less than 0 divided by h is always less than 0. और this is what? This is f dash c. तो f dash c भी क्या हो गया हम लोग का? लेफ्ट है, लेस देन 0 हो गया. अब अगर हम मान ली जाए राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो राइट हैंड साइड से तो हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का एफ ऑफ सी प्लस ए माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज एफ डी सी इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देखिए एफ डी सी लेस देन 0 हो गया, एफ डी सी ग्रेटर तो कोई एफ डी सी तो कोई नंबर है ना सी पे, तो कोई संख्या अगर लेस देन भी 0 है और ग्रेटर देन भी 0 है तो वो नंबर किसके बराबर होता है? वो नंबर होता है बराबर किसके? 0 के. वो नंबर किसके बराबर हो जाता है? 0 के. तो एफ डी सी बराबर क्या आ गया? देखिए फ्रॉम द लिमिट डेरिवेटिव टेस्ट the left hand and right hand limit must be equal to 0. The only way that is both possible, that means less than equal to 0 and greater than equal to 0 is 0. That means this f dash c is equal to 0. द सेम लॉजिक अप्लाइड द मिनिमम अगर एट सी. मान लीजिए मैक्सिमम के लिए किए हैं, इसी प्रकार से हम लोग किसके लिए कर सकते हैं? मिनिमम के लिए. देन देयर एट लीस्ट वन पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ कर्व इज 0. क्योंकि एफ डी सी इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि भाई हमको कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा ही कर्व में, जिस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो किसके पैरेलल आ जाए? एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए. और जैसे ही किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0. क्योंकि किसी पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, वो क्या होता है? उस पॉइंट पे फंक्शन के टेंजेंट के जो ड्रॉ किया टेंजेंट है उसका स्लोप के बराबर होता है. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे. चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. ठीक, देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं रोल्स थ्योरम से. देखिए यह रोल्स थ्योरम में अब इसमें देखना है कि भाई रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है और पॉइंट ढूंढना है. 2 6 में फलन एफ एक्स 8x माइनस एक्स स्क्वायर के लिए रोल्स प्रमेय का विस्तृत सत्यापन कीजिए. तो रोल्स प्रमेय का कंडीशन देखना है, ठीक है. तो कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? फलन को होना चाहिए सबसे पहले तो भाई, फलन को क्या होना चाहिए? फलन को उस अंतराल में सतत होना चाहिए, फलन को खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए और दोनों पॉइंट पे इन पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर. तो यहाँ पे फलन क्या दिया हुआ है? 8x माइनस एक्स स्क्वायर और अंतराल क्या दिया हुआ है? 2 से 6 क्लोज इंटरवल. ठीक है, तो पहला फंक्शन देखते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं. देखिए सबसे पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, हमको पता है कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है. तो कंटिन्यूअस तो हो गया. अब पॉलिनोमियल जो है वो डिफरेंशिएबल भी होता है, तो डिफरेंशिएबल भी हो गया. अब हमको तीसरा कंडीशन बस जांच करना है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों आपस में बराबर है कि नहीं. यहाँ पे ए की जगह पे क्या है? 2 और बी की जगह पे क्या है? 6. ठीक है, 6 है. तो एफ ऑफ ए की जगह पे ज्ञात करेंगे, फंक्शन का वैल्यू रखेंगे. तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 4 इक्वल टू 12. एफ ऑफ 6 कितना आ जाएगा? 8 इंटू 6 माइनस 16 6 स्क्वायर दैट मीन्स 48 माइनस 36 इक्वल टू 12. देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया. देखिए यहाँ में से तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं करता ना तो रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होता है. इस कारण से सबसे पहले हम लोग को तीनों कंडीशन को फुलफिल कराने के लिए, मतलब रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए तीनों कंडीशन को हमको फुलफिल करा के देखना है कौन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर तीनों कंडीशन को चेक करने के बाद पता चलता है कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तब हम लोग आगे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा. देखिए अब सी का मान ज्ञात करना है. रोल्स थ्योरम से सी का मान ज्ञात करना है, तो हमें एक ऐसा बिंदु ढूंढना है सी में ओपन इंटरवल 2 6 में जहाँ के एफ डेस सी क्या हो जाए? 0 हो जाए. तो एफ डेस एक्स निकालेंगे. एफ एक्स क्या था हमारा? 8x माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसका एफ डेस एक्स निकालेंगे क्या आ जाएगा? 8 माइनस 2x. अब x की जगह पे c रखेंगे और इसको मान क्या आ जाएगा? एफ डी सी इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का? एफ डी सी इक्वल टू आ गया 8 माइनस 2c. तो रोल प्रमेय के अनुसार एफ डी सी क्या होता है? 0 रखते हैं. तो इसको 0 रखेंगे तो 8 माइनस 2c इक्वल टू 0. दैट मीन्स 2c इक्वल टू 8. दैट मीन्स c इक्वल टू 4. देखिए मतलब ये है कि हमको जो क्लोज इंटरवल दिया था ना, ठीक है, 2c में, तो 2 और c के बीच में एक हमको पॉइंट मिल गया. क्या मिल गया?
4 मिला, जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, 0, मतलब सी के करस्पॉन्डिंग जब हम लोग कर्व में बनाएंगे तो उस कर्व पे जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो किसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है, किसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हम लोग का रूल। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल है कि नहीं पूछेगा, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि भाई वह तीनों प्रॉपर्टी जो रोल्स का क्या है, पहला कि भाई डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और इन पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ और हमको सी। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आपको रोल्स थ्योरम पूछेगा कि एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो सी का वैल्यू निकालने के लिए आपको दे सकता है। यह बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आपका सी एस आई नेट गेट सेट सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, आज के व्याख्यान माला में बस इतना ही। धन्यवाद।